हाँ भाई, कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आवाज आवाज सही आ रही है। चलो, तो मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा था और हल्दी घाटी युद्ध की चर्चा हमने कर ली। कल वाली क्लास थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, मैंने अपलोड होने के बाद में देखी। पर कोई ना, उसे ध्यान से सुनना। और वैसे मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ तो नोट डाउन कर लेना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध था। उसके बाद में भी हम आगे तक बढ़ चुके थे कि अकबर ने प्रताप के लिए चार प्रताप को बंदी बनाने के लिए चार वो भेजे थे, अभियान किए थे उसने। और आखिरी जो अभियान था वो 1584 ईस्वी के अंदर होता है। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। एक कहानी हमें देखने को मिलती है कि जो प्रताप है, जब शाहबाज का आक्रमण करता है कुंभलगढ़ के ऊपर 1578 को, और प्रताप जो है वो भानदेव सुमंत्रा को कुंभलगढ़ का किला सौंप करके खुद चले जाते हैं जंगलों में। तो इस बीच में कहानी हमें देखने को मिलती है और वो कहानी क्या होती है कि शहबाज खां के आक्रमण से प्रताप बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और क्या होता है, अकबर को एक पत्र लिखता है, संधि पत्र लिखता है। और इस कहानी की जो चर्चा करते हैं वो उससे हम नोट डाउन कर लेते हैं। वो कहानी है बेली किशन रुक्मणी। बेली किशन रुक्मणी जी, एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ इस ग्रंथ की रचना कहाँ करता है, तो गागरों के किले के अंदर करता है। रचना कहाँ करता है, गागरों के अंदर करता है। पर इसके अंदर वो एक बात बताता है। वो क्या बताता है कि जो प्रताप था वो अकबर की जो नीति थी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और परेशान होकर के जो अकबर है उसको एक संधि पत्र लिखता है। और कैसे लिखता है कि एक बार की बात होती है, वैसे तो कविता है पूरी की पूरी है, पर उसका जो संक्षेप है मैं उसके अंदर समझा देता हूँ आपको कि एक बार क्या होता है, सारे सारे अकबर के जो अकबर नहीं, प्रताप जो होता है, प्रताप और उसका बेटा अमर सिंह जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, खाना खा रहे होते हैं। और एक बिल्ला आता है, बिलाव, और वो क्या करता है, अमर सिंह के हाथ से रोटी छीन करके ले जाता है। अमर सिंह रोने लग जाता है। तो अमर सिंह को विलाप देख करके प्रताप का हृदय का जो सोया हुआ पितृ प्रेम होता है, पिता का जो प्रेम होता है, वो जाग जाता है। और वो सोचता है कि कहाँ अमर सिंह एक राजकुमार था, राजमहलों के अंदर ये निवास करता, सुख सुविधाएं इसके कदमों में होती, और कहाँ मेरी एक हट के कारण, एक जिद के कारण जंगलों में भटक रहा है, घास की रोटी खा रहा है। मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, इसका बचपन इससे छीन लिया, इसको बहुत मैंने परेशान किया है। तो और अब मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। एक पिता, मतलब एक राजपूत होने के नाते मैं भले ही सभी सुख दुख सहन कर लूं, पर एक पिता होने के नाते मैं नहीं कर सकता, मेरी वजह से मेरा पुत्र दुखी हो। और वो प्रताप को पत्र लिख देता है कि मैं आपसे संधि प्रस्ताव करना चाहता हूँ, अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। पत्र जब पहुंचता है अकबर के पास में, अकबर उस पत्र को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि भाई प्रताप ने पत्र लिखा है। और जब प्रताप प्रताप अकबर को प्रताप के इस पत्र का यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो मान लेता है कि उस पर मोहर लगी हुई तो प्रताप नहीं भेजा होगा। उसी दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ बैठा रहता है, वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रताप आपको पत्र लिख दे, जो संभव ही नहीं है। तो क्या होता है, अकबर कहता है कि अच्छा ये बात है क्या, तो वो इस पत्र की पुष्टि करने के लिए वहां पे भेजता है। इसी बीच में जो क्या कहता है, पृथ्वीराज राठौड़ है, ये जोधपुर का है, और ये क्या कहता है, प्रताप को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में ये चीज लिखता है कि हम सब तो यहाँ पर अकबर के पास में रहते हैं और छाती चौड़ी करके बैठते हैं कि हम राजपूतों को कोई हरा नहीं सकता। अकबर जब भी बात करता है कि मैंने पूरे भारत को जीत लिया, तब हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा प्रताप अभी भी है, आप उसको तो हरा नहीं पाए। और ये क्या सुनने को मिलता है कि आप संधि कर रहे हो। अगर आपने संधि कर ली तो फिर राजपूतों का जो गौरव है वो तो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर राजपूतों की वीरता की बात कौन करेगा, और एक आप ही के सारे तो हम सब लोग जी रहे हैं। तो ये सारी सारी बातें जब पृथ्वीराज अपने पत्र में लिख करके प्रताप तक पहुंचाता है, तो प्रताप का सोया हुआ जो स्वाभिमान है वो वापस जाग जाता है। और प्रताप अकबर से जो संधि प्रताप पत्र है उसको रद्द कर देता है, उससे संधि नहीं करता है। तो ये कहानी है जो पृथ्वीराज कौन से उसमें करता है, बेली किशन रुक्मणी जी का करता है। इसकी पुष्टि कौन करता है, कर्नल जेम्स करता है। कर्नल जेम्स कहता है कि ये बिल्कुल सत्य है। बाकी का कोई सा भी इतिहासकार है वो इस चीज को सत्य नहीं मानता है, वो सब इसे कल्पना मानते हैं, लोग कहानी मानते हैं, ये जनश्रुति है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें बेली किशन रुक्मणी री पढ़ो। अब हम बात करते हैं आगे की। अब प्रताप क्या हुआ, जब प्रताप के पास में, प्रताप दर दर अभी घूम रहे हैं जंगलों में, तो प्रताप की आर्थिक सहायता करता है। आर्थिक सहायता कौन करता है? भामाशाह। भामाशाह करता है, प्रताप को आर्थिक सहायता देता है। और भामाशाह प्रताप को आर्थिक सहायता देता है, इस कारण से मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और क्या कहता है, कहाँ करता है ये प्रताप के साथ काम? तो प्रताप के साथ चूलिया नाम का एक गांव होता है, चूलिया गांव। यहाँ पे क्या करता है, वो प्रताप की सहायता करता है। और जब प्रताप को इतनी सारी आर्थिक सहायता मिलती है भामाशाह से, तो प्रताप क्या करता है, अपनी सेना का पुनर्गठन करता है। अपनी सेना क्या करता है? पुनर्गठन करता है। और पुनर्गठन करने के बाद में अकबर की जो मुगल चौकियां होती है, उन पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। एक चीज और नोट कर लेना, चूलिया नाम के गांव में प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होती है, जहां भामाशाह को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देता है। और प्रताप भामाशाह को अपना क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री। भामाशाह की आर्थिक सहायता के कारण ही प्रताप क्या करता है, अपनी सेना का गठन करता है, पुनः सेना को मजबूत करता है। प्रताप क्या करता है, पुनः भी सेना का गठन करता है। और वो जो कहानी थी, वो जो दूरदृष्टि नहीं थी उस वक्त के सामंतों की हल्दी घाटी के युद्ध में, कि आप युद्ध से निकल जाओ, आप जीवित रहोगे तो कल को फिर से सेना इकट्ठी करके वापस से युद्ध कर लोगे, हो सकता है अपने खोए हुए क्षेत्र हम फिर से प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर हम कैसे जीतेंगे? उसी को बिल्कुल चरितार्थ करता है। और 1582 के अंदर प्रताप सबसे पहला युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? दिवेर का युद्ध करता है। दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध करता है प्रताप? दिवेर का युद्ध करता है। और कहते हैं इस दिवेर के युद्ध के अंदर जो प्रताप होता है, वो अकबर का जो प्रशासक होता है वो होता है जमील खां और सुल्तान खां। क्या नाम रहता है उसका? जमील खां कह लो या सुल्तान खां कह लो। ठीक है दोस्तों, एक बार लिख लो इसको। इस दिवेर के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने को आता है, उसका नाम होता है जमील खां। जमील बोल रहे हैं सुल्तान को, सुल्तान खां। प्रताप की तरफ से खुद प्रताप होता है और इसका पुत्र अमर सिंह, इसका पुत्र कौन? अमर सिंह। ये दिवेर का युद्ध होता है। और कहा जाता है कि जो अमर सिंह है, वो अमर सिंह जब ये युद्ध करता है तो इस युद्ध के अंदर ये जो जमील खां है, इसकी छाती में भाला घोंस देता है। भाला रोक देता है कौन? अमर सिंह। और भाला इतने ताकत से घोंपता है कि जो जमील खां है, इसके तो भाला शरीर के आर पार होता ही है, साथ में इसके घोड़े के भी आर पार हो जाता है। और कहते हैं वो भाला उस जमील खां के शरीर से कोई निकाल ही नहीं पाता है, और उस जमील खां को उस भाले के साथ ही दफन किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और यही वो युद्ध है जिस युद्ध के अंदर प्रताप ने बहलोल खां को, बहलोल जो है, बहलोल, इस बहलोल खां को क्या किया था? इस बहलोल खां को अपनी तलवार से घोड़े समेत चीर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप ने बहलोल खां को अपनी तलवार से घोड़े समेत चीर दिया था। तो कौन से युद्ध में किया था? तो दिवेर के युद्ध में किया था। किसने किया था? प्रताप ने किया था। अब प्रताप दिवेर के युद्ध को जीत जाता है, और दिवेर के जीतने के बाद क्या कर लेता है? दिवेर के युद्ध को जीतने के बाद में दिवेर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, किस पे अधिकार कर लेता है? दिवेर पे अधिकार कर लेता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस युद्ध में प्रताप की सहायता किस किसने की थी? तो इस युद्ध में प्रताप की सहायता करता है तो प्रतापगढ़, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है, आगे इससे एक लिंक निकलेगा। दूसरा करता है बांसवाड़ा, और तीसरा करता है इडर। ये जो तीन जो उस वक्त की रियासत थी, ये क्या करते हैं? प्रताप की सहायता करते हैं उस वक्त के अंदर। कौन से युद्ध में? दिवेर के युद्ध में क्या करते हैं? ये प्रताप की सहायता करते हैं। दिवेर का युद्ध जैसे ही प्रताप जीतता है, तो प्रताप की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो पुनः प्राप्त होती है। मतलब कि इस युद्ध को प्रताप ने जीत लिया तो वापस से प्रतिष्ठा होगी कि अकबर जैसा महान दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, प्रताप ने अपनी सेना गठन करके उसको हरा दिया, उसकी सेना को हरा दिया, बहुत बड़ी बात थी। इस युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा है?
ये लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल टोड, कर्नल टोड कहता है कि भाई ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है, ये तो मेवाड़ का मैराथन है। मेवाड़ का मैराथन। कौन सा युद्ध है ये? मेवाड़ का मैराथन है। कर्नल टोड ने कौन सा युद्ध किया है? मेवाड़ का मैराथन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1582 में क्या होता है जो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं ज्यादा, पर पूछ लिया था ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध है, ये विजयदशमी के दिन लड़ा गया था। विजयदशमी मतलब दशहरे के दिन, जो अश्विन शुक्ल दशमी को आती है। पर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है, 1582 के अंदर दिवेर के युद्ध प्रताप ने जीत लिया, उसके अंदर फायदा किया इन तीनों ने। तो क्या होता है, जब अकबर ने 1584 ईस्वी के अंदर अपना जो अंतिम वो भेजा था प्रताप को बंदी बनाने के लिए, जगन्नाथ कछवाहा को, तो उस जगन्नाथ कछवाहा ने जाते वक्त क्या किया था, प्रताप को तो पकड़ नहीं पाया था। जाते वक्त प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। हालांकि बाद में प्रताप आक्रमण करके बांसवाड़ा मतलब प्रतापगढ़ को वापस जीत जाता है, और चारों तरफ से क्या होता है, प्रताप की ख्याति बढ़ने लगती है इस युद्ध के बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं 1584 की बात चल रही थी जगन्नाथ कछवा की। जगन्नाथ कछवा जब प्रताप के अभियान के लिए आता है और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को जीत करके अपने अधीन कर लेता है, इसको सबक सिखाने के लिए प्रताप क्या करता है, प्रताप सोचता है कि जगन्नाथ जो कछवा है ये मेवाड़ के अंदर आया हुआ है, तो इसको सबक सिखाने के लिए प्रताप क्या करता है, जो उसका क्षेत्र होता है सांगानेर पे आक्रमण करता है। इस पे आक्रमण करता है, सांगानेर पे आक्रमण कर लेता है। सांगानेर के अंदर जो कस्बा पड़ता है, उस कस्बे का नाम होता है मालपुरा। क्या नाम होता है? मालपुरा। और उस मालपुरा पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है कौन? प्रताप। ये चीज, ये समाचार जब कछवा जगन्नाथ कछवा को पता चलता है, तो ये वापस से अपने जो आमेर की रियासत है उस तरफ जाने के लिए प्रस्थान करता है। परंतु बीच में ही मांडल नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इसकी 32 खंभों की क्या बनी हुई है, 32 खंभों की इसकी छतरी बनी हुई है। ये नोट डाउन कर लेना कि जब जगन्नाथ कछवा को पता चलता है कि प्रताप ने मालपुरा नाम के जो इसका क्षेत्र था, किसके अधीन था वो, जगन्नाथ कछवाहा के अधीन था, उस पर अधिकार कर लिया। तो जगन्नाथ कछवाहा पुनः वापस अपनी रियासत की तरफ जाता है, और जाते वक्त रास्ते में जगह पड़ती है मांडल। मांडल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के अंदर क्या होता है, इसकी मृत्यु जाती है, जहाँ पे इसे क्या बनी है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये चीजें थी दिवेर के युद्ध से संबंधित, हमने अच्छे से चर्चा कर ली है प्रताप की दिवेर से। अब इसके हम जस्ट आगे की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, 1585 के अंदर चावंड का युद्ध सलूम्बर के अंदर, इसकी हम बात कर लेते हैं। 1582 के अंदर दिवेर जीतने के बाद में महाराणा प्रताप अगला आक्रमण करते हैं चावंडी के ऊपर। तो कब करते हैं? 1585 के अंदर चावंड का युद्ध। और चावंड का युद्ध किसके बीच में होता है? प्रताप वर्सेस लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया। और प्रताप लूणा चावंडिया को हरा देते हैं, और चावंड को अपने क्या बना लेते हैं, चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं। और इस चावंड को जब राजधानी बनाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि चावंड को लगभग कितने समय तक मेवाड़ की राजधानी रहने का श्रेय प्राप्त है। तो लगभग 28 वर्षों तक चावंड क्या रहा था, मेवाड़ की राजधानी रहा था। ठीक दोस्तों, 1585 से 97 तक तो महाराणा प्रताप के अंदर में रहेगा, तो 12 वर्ष तो क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप ने रख लिया। और इस बाद में जो अमर सिंह बनेगा, वो अमर सिंह रहेगा 16 वर्ष, टोटल 18 वर्ष। 1613 तक चावंड में क्या रहती है, राजधानी रहती है किसकी, मेवाड़। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
कुछ प्रताप के दरबारी विद्वान है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो बनता ही और क्वेश्चन। एक तो प्रताप के गुरु का नाम लिख लो। प्रताप के गुरु का नाम था राघवेंद्र। प्रताप के गुरु का क्या नाम था? राघवेंद्र। प्रताप के गुरु। ठीक है दोस्तों। एक ताराचंद, ये क्या प्रताप का दरबारी था। और भामाशव जो था वो इसी का भाई था। ताराचंद का क्या था? भाई था। तो ताराचंद को लिख लो। प्रताप का दरबारी, दरबारी कवि। ठीक है दोस्तों। अब कहा जाता है कि जो प्रताप जो था, प्रताप ने अपने जीवन काल के अंदर चित्तौड़ को छोड़ करके जितने भी जो क्षेत्र थे उन सब पे क्या कर लिया था? पुनः पुनः अधिकार कर लिया था प्रताप ने। चित्तौड़ को भले ही वो नहीं जीत पाया था, पर उसने लगभग सभी का अधिकार कर लिया था। एक लिख लो, हेमरत्न सूरी। ये जो हेमरत्न सूरी है, इसने गोरा बादल की चौपाई नाम की वो लिखी थी। गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी ने। तो ये प्रताप क्या है? दरबारी विद्वान थे। और कहते हैं एक दिन, मतलब 1593 को, 1593 ईस्वी की बात है। प्रताप क्या करते हैं, जो अपना जो धनुष था, कहा जाता है कि उसका जो धनुष था, उस धनुष के ऊपर क्या कर रहे थे वो? प्रतंचा चढ़ा रहे थे। प्रतंचा मतलब कि धागा जो होता है धनुष का। 19 जनवरी, 19 जनवरी 1593 में क्या करते थे? अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा मतलब रस्सी चढ़ा रहे थे। और ये चढ़ाते हुए क्या है, उनका पैर फिसल जाता है तो गिर जाता है, तो सिर में चोट लगने की वजह से, ऐसा कहा जाता है, उनकी क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो बारडोली नाम की जगह पड़ती है जहां पे पता भी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कौन सी जगह बनी हुई है? बारडोली। बारडोली नाम की जगह पे क्या बनी है? छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है प्रताप की। प्रताप की कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? प्रताप की 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो यहीं पे प्रताप क्या होता है? दान संस्कार होता है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। जब प्रताप की मृत्यु हो जाती है, प्रताप की मृत्यु का जो समाचार अकबर को पता चलता है, तो कहते हैं अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि दुश्मन चाहे कैसा भी हो, दुश्मन अगर योग्य होता है तो योग्य व्यक्ति के जाने का दुख सभी को होता है। और खुद जो दुर्सा आड़ा है, चाणक्य दुर्सा आड़ा, उसने रचनाएं लिखी है। एक का नाम है विरुद्ध छतरी और कृतार बावनी। दुर्सा आड़ा, उसने ग्रंथ लिखी है कृतार बावनी और विरुद्ध छतरी। और इसके अंदर वो एक दोहा वो कहता है, और उस दोहे से ही हमें पता चलता है कि भाई अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मतलब कौन मानता कि अकबर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं? और वो क्या कहता है कि गहलोत राणा जी जीत गयो, दूसरण मूल रसना दसी। गहलोत राणा जी जीत गयो, दूसरण मूंद रसना दसी। निसास मूक भरिया नयन, निसास मूक भरिया नयन, तो मृच्छा प्रताप सी। ये दोस्तों, तो वो एक दोहा किया था जिसका अर्थ निकालने में पता चलता है कि भाई आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। ठीक है दोस्तों। ये कर लो। अब कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। प्रताप संबंधित कुछ हमें क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं। और वो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? पहली बात तो क्या है, प्रताप की जो युद्ध नीतियां थी, वो क्या क्या युद्ध नीतियां थी? प्रताप की 2 युद्ध नीतियां थी। प्रताप की युद्ध नीति, पहली थी स्वयं भूध्वंस नीति। ये स्वयं भूध्वंस नीति क्या है? बस स्वयं का मतलब स्वयं, भू का मतलब धरती, ध्वंस का मतलब तहस नहस करना, और नीति का मतलब भाई स्वयं की धरती को स्वयं के द्वारा तहस नहस करना। जिससे क्या हो, जो सामने की वाला जो पक्ष आपकी धरती पर कब्जा करके बैठा है, वो खुद इसको छोड़ करके भाग जाए कि अब इस धरती पे कुछ बचा ही नहीं, तो हम यहाँ नहीं क्या करेंगे। और दूसरी थी छापा मारने थी। दूसरी कौन सी थी?
दूसरी थी छापामार नीति। तो छापामार नीति के बारे में कुछ जानते ही है, हम पढ़ते आए हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम ये लिख लो कि बीए स्मिथ नाम का व्यक्ति है, बीए स्मिथ, और वो ये कहता है कि तो प्रताप की जो स्वामी भक्ति थी वही उसके लिए सबसे बड़ी शत्रु बन गई। ये कौन कह के जाता है? तो बीए स्मिथ ये बात बोलता है कि तो प्रताप की जो स्वामी भक्ति थी वही उसकी सबसे बड़ी क्या थी? शत्रु थी, या एकमात्र उसका क्या था? अपराध था। वी ए स्मिथ कर लेना, इसको एन नहीं है, वी ए। ये कहता है कि प्रताप की जो देशभक्ति थी वही उसका सबसे बड़ा अपराध था। वही उसका क्या था? सबसे बड़ा अपराध था। प्रताप की भक्ति ही उसका एकमात्र अपराध था। ये कौन लिख के जाता है? ये लिख के जाता है कौन? बी ए स्मिथ। अब बात कर लेते प्रताप की जो रानियां थी उनकी। प्रताप की दो रानियां थी, एक का नाम था अजबदे और एक का नाम था फूल कंवर। एक का नाम क्या था? अजबदे, और एक का नाम क्या था? फूल कंवर। प्रताप की कितनी रानियां थी? प्रताप की दो रानियां थी, एक का नाम था अजबदे, देखा मतलब देवी, दूसरे का नाम था फूल कंवर। और इस अजबदे की ये जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम था अमर सिंह प्रथम। और इस अमर सिंह को ही प्रताप की मृत्यु के बाद में क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, अगला राजा बनेगा, कौन बनेगा? अमर सिंह। तो इस तरह से जो महाराणा प्रताप है, एक महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति की शौर्य गाथाओं का हमने अच्छे से अध्ययन किया। और उस महान व्यक्ति की अंत में मृत्यु पर जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अकबर, वो भी रोया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमर सिंह की। तो आप हेड डाल लो अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम 1591 से 1620। ये दोस्तों अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620। अब अमर सिंह हम बात कर लेते हैं। अमर सिंह को क्या कहा जाता है? अमर सिंह के बारे में कौन कौन सी कहानियां ज्यादा प्रचलित है उससे जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक उपाधि होती है जिसका नाम होता है चक्रवीर। अमर सिंह को क्या कहा जाता है? अमर सिंह को कहा जाता है चक्रवीर। इसकी एक उपाधि है, उपाधि का नाम है चक्रवीर। क्या उपाधि है इसकी? चक्रवीर। इसके समय पर एक इम्पोर्टेंट घटना यह है कि 1600 ईस्वी के अंदर जब राजपूत सेना अपने खोए हुए क्षेत्रों को जीत रही थी, और महाराणा प्रताप ने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में भी जो राजपूत सेना है उसकी वो नीतियां जारी थी, और वो जो अपने खोए हुए क्षेत्रों को जीत रही थी। इसी बीच में एक घटना हमें मिलती है ऊटाला के किले की। कौन से किले की? ऊटाला का किला। तो ऊटाला के किले की कहानी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और सुनना ऊटाला के किले क्या है। ऊटाला का किला उस समय था, आज का जो क्या है? वल्लभ नगर। आज का क्या है? वल्लभ नगर। उदयपुर में जगह पड़ती वल्लभ नगर। आज का जो वल्लभ नगर है उस टाइम वहां पे किला है। उस समय वो ऊंटाला का किला कहला जाता था। ठीक है, तो क्या था, जब राजपूत सेना ने पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो जो मुगल सेना थी वो जाकर कहाँ जाके छुप जाती है? ऊंटाला के किले पे जाकर के छुप जाती है, और किले के दरवाजे क्या कर लेती है? बंद कर लेती है। अब जो अमर सिंह है वो योजना बना लेता है कि भाई कल सुबह क्या करेंगे? ऊंटाला के किले पे आक्रमण करेंगे, और अरावल का जो अधिकार है वो रतन सिंह चूड़ावत के पास में है। तो कहा जाता है कि भाई रतन सिंह जी आप तैयारी कर लो अपनी, क्योंकि आप हरावल में और आप ही को युद्ध करना है। रतन सिंह जी बोलते हैं हुकुम, तैयारी पूरी, आप तो आदेश करो, कहाँ दिक्कत आ रही है हमको। अब पास में बैठे रहता है शक्तावतों का एक वंशज जिसका नाम था बल्लू शक्तावत। बल्लू शक्तावत महाराणा प्रताप का तो भाई का शक्ति सिंह,
उसी का वंशज है शक्तावत, बल्लू शक्तावत। वो बैठा रहता है, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस बात का, चलो महाराज ये क्या कर रहे हो, हरावल का अधिकार इनके पास में है तो मैं पता है हर बार ये लड़ने जाते हैं, पर एक बार हमको भी तो मौका दो, क्या दिक्कत आ गई हम में, हम भी कम वीर नहीं है। अमर सिंह कहता है कि ये बात तो सही है, कम वीर तो आप भी नहीं हो, पर अधिकार जब इनके पास में हो रही है, तो अधिकार परंपरा चली आ रही है, चूड़ा के टाइम से चली आ रही है, लाखा के समय से चली आ रही है, मैं आपको कैसे दे दूं ये अधिकार। बल्लू कहता है ये कुछ भी करो, या तो अधिकार हमको दो, या फिर अधिकार पे हक जताने का मौका जरूर दो। इसी बीच में बल्लू शक्तावत और रतन सिंह चूड़ावत के बीच में क्या थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो अमर सिंह इसकी युक्ति निकालता है, क्या युक्ति निकालता है, एक काम करो तुम दोनों ही जाओ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, किले को जीत करके आ जाओ, और किले के अंदर जो सबसे पहले पहुंच गया हरावल का अधिकार उसको मिलेगा। तो जब रतन सिंह चुड़ावत पहुंच जाता है, तो जो हरावल का अधिकार जिसके पास है वो वैसा ही उसके पास रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर अगर बल्लू पहुंच जाता है, बल्लू शक्तावत पहुंच जाता है, तो इस बार इतिहास परिवर्तित होगा, और हरावल का अधिकार किस पे चला जाएगा, बल्लू शक्तावत पे चला जाएगा। दोनों के दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। सुबह होते ही क्या होता है, किले पर आक्रमण करने के लिए दोनों निकल जाते हैं। कहते हैं बल्लू शक्तावत को रास्ता पता था, तो सीधे रास्ते से आता है ये। और जो रतन सिंह चुड़ावत है, ये किले के पीछे की तरफ से जाते हैं, चढ़ते 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 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि एक समय जब ऐसा आता है कि जो रतन सिंह चुड़ावत है वो किले की दीवार तक पहुंच जाता है, और बल्लू शक्तावत किले के गेट तक पहुंच जाता है। अब दोनों में होड़ लगी हुई है, तो रतन सिंह को डर लग रहा है कि बल्लू ना अंदर पहुंच जाए पहले, और बल्लू को डर लग रहा है, क्या कहते हैं कि रतन सिंह अंदर नहीं पहुंच जाए पहले। तो क्या होता है, अब जब गेट किले के जो दरवाजे हैं, पहले के टाइम के जो दरवाजे हैं, हम आज भी देख लेते हैं, हम जयपुर में हो गए तो जयपुर में जो दरवाजे लगे हुए हैं, इनके ऊपर बड़ी बड़ी कीलें लगी रहती है, ताकि कोई भी आक्रमणकारी ना खोल ना सके, ठीक है। तो क्या होता है, बल्लू शक्तावत देखता है कि जो गेट है वो बंद है और बाहर से कीलें लगी हुई है, तो इनको हाथियों से तोड़वाया जा सकता है, तो हाथियों को लाओ ताकि वो इस दरवाजे को तोड़। परंतु जब हाथी भी इस दरवाजे को तोड़ते हैं तो तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इधर से क्या होता है, जब तुम जुड़ा हुआ था दीवारों पर रस्सी डाल करके चढ़ने की कोशिश करता है, पर ऊपर से सेना तीर वगैरह चलाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से चढ़ नहीं पाते हैं। इधर से बल्लू शक्तावत क्या वो निकालता है युक्ति कि एक काम करो, हाथी को लाओ किले के दरवाजे के आगे, मैं खड़ा हो जाता हूँ, हाथी क्या करेंगे, मेरे टक्कर मारेंगे, मैं दरवाजे की भिड़ूंगा, दरवाजा टूट जाएगा। इससे क्या होगा, दरवाजा टूट जाएगा, भले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर जो हरावल का अधिकार है तो बल्लू जो शक्तावतों को मिल जाएगा। इससे बड़ी गौरव की बात तो क्या ही हो सकती है। ये खबर जब पता चलती है रतन सिंह चूड़ावत को कि भाई बल्लू तो ये युक्ति निकालने के लिए आगे खड़ा हो रहा है, हाथियों से टक्कर मरवा रहा है खुद की, और क्या होता है, थोड़ी देर में किले के दरवाजे तोड़ करके अंदर पहुंच जाएगा, और जो हरावल का अधिकारी है वो किसके पास चला जाएगा, बल्लू शक्तावत के पास चला जाएगा। रतन सिंह चुड़ाव को ये बात लगती है कि परंपरा से चली आ रही जो अधिकार है, विरासत है, वो मैं खो दूंगा, और खो दूं, इसको ना खो दूं, इस कारण क्या करूं मैं, कुछ तो युक्ति करूं। तो जब रतन सिंह चुड़ावत आधी दीवार पे चढ़ा हुआ रहता है, तो ये क्या करता है, अपनी तलवार निकालता है, अपना गला काटता है, वो सिर को काट डाल देता है, दीवार के ऊपर से फेंक देता है, और वो दीवार का वो जो सिर होता है वो किले के अंदर चला जाता है। इधर बल्लू शक्तावत के हाथी टक्कर मारता है, बल्लू शक्तावत जो है गेट की भिड़ाता है, गेट टूट जाता है, और बल्लू शक्तावत की जो सेना है वो किले के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही वो किले के अंदर प्रवेश करती है, तो उसको रतन सिंह चूड़ावत का कटा हुआ सिर किले के अंदर दिखता है। और जब रतन सिंह चूड़ावत का क्या कहते हैं, कटा हुआ सिर उसे दिखता है, तो कहा जाता है कि दलबल धावो बोलियो, अब लग फाटक शेष, सिर फेंक्यो भड़काट नीच, पहला दुरंग प्रवेश। मतलब कि लगभग दुर्ग में प्रवेश कर चुका था, पर उससे पहले क्या किया था, सिर काट करके फेंक दिया गया था रतन चुड़ावत के द्वारा। और कहा जाता है कि जो हरावल का अधिकार है इसके पास रहा फिर अंत तक, रतन सिंह चुड़ावत के पास नहीं रहा। तो ये जानकारी हमें एक मिलती है, ऊँटा लगे किले की कहानी है, बहुत फेमस है ये। तो ये रतन सिंह चुड़ावत के संबंध में है। अमर सिंह के संबंध में, अब अमर सिंह से संबंधित एक और जानकारी हमें मिलती है, और क्या मिलती है वो, अमर सिंह की संधि होती है, अमर सिंह के समय पर एक संधि होती है मुगल मेवाड़। क्या संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि होती है, इसको एक मुगल मेवाड़ संधि। इस मुगल मेवाड़ संधि को आप कर लो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, फर्स्ट मुगल मेवाड़ संधि, क्योंकि दो मुगल मेवाड़ संधि होती है, तो इसको आप कर लो
प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। और इस मुगल मेवाड़ संधि को आप लिख लो 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615। इसकी चर्चा कर लेते हैं हम कि जो अकबर था, वो अकबर कहते हैं उसकी मृत्यु जाती है 1605 ईस्वी के अंदर। क्या रहती है अकबर की मृत्यु तो हो जाती है 1605 ईस्वी के अंदर अकबर की मृत्यु जाती है। और उसके बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो जहांगीर के द्वारा जो मेवाड़ का जो राजा है अमर सिंह के पास काफी सारे लोगों को भेजा जाता है और उसको समझाने के लिए, पर अमर सिंह नहीं मानता है। अंत में जो व्यक्ति जाता है वो जाता है खुर्रम, शहजादा खुर्रम या शाहजहां। और वो व्यक्ति क्या करता है, जाते ही दो नीति अपनाता है, एक तो विनाश नीति और एक समझौता नीति। जाते ही मेवाड़ की सीमाओं पर क्या कर देता है, वो आक्रमण कर देता है और वहां पे बहुत सारी लूटपाट मचाना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें पता चलती है अमर सिंह को। तो अमर सिंह सोचता तो है, सोचता भी नहीं है संधि करने के बारे में, पर अमर सिंह का पुत्र होता है, इसका नाम होता है करण सिंह। और उस करण सिंह के समझाने पर अमर सिंह क्या करता है, संधि के लिए तैयार हो जाता है। करण सिंह समझाता है कि पिताजी अब पहले जैसी बात तो रही नहीं, अकबर मर चुका है और जहांगीर राजा बन गया। जहांगीर तो बढ़िया आदमी है, देवता आदमी है। और अब क्या ये पर युद्ध कर रहे हैं, और मेवाड़ युद्ध कर करके पूरा खत्म हो चुका है, संधि कर लो। जिस जिस चीजों से दिक्कत है अपनों को रख देंगे बात के सामने। तो कहा जाता है कि कर्ण सिंह के समझाने पर और सामंतों के दबाव के आने पर अमर सिंह ने, अमर सिंह प्रथम संधि रहती किसके साथ संधि रहती? जहांगीर के बीच। और जहांगीर के बीच में संधि जाती है और इस संधि कुछ शर्तें होती है। संधि की कुछ शर्तें होती है। तो अमर सिंह अपनी शर्तें रख देता है कि सबसे पहला तो देख, सिंपल सी बात है जहांगीर, कि मेवाड़ का जो राजा रहेगा ना वो तेरे दरबार में नहीं आएगा। यानी मैं तेरे दरबार में कभी नहीं आऊंगा, और मैं तेरे दरबार में ना करके मेरा पुत्र तेरे दरबार में जाएगा। ठीक है। तो मेवाड़ का जो शासक है वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहली शर्त तो ये हो गई। मेवाड़ का जो शासक राजा है, मेवाड़ राजा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरा, मेवाड़ का जो राजा है वो जबरदस्ती या दबाव में आकर के मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। दबाव में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। दो शर्तें रख दी अमर सिंह ने। तो जहांगीर ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। तो जहांगीर जहांगीर ने कहा कि अमर सिंह तू मेरी सुन। और क्या सुन, कि तेरा जो किला है ना, चित्तौड़ का किला, ये बहुत मजबूत है और मेरे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से उसकी दीवारें तोड़ी है। अकबर ने बड़ी मुश्किल से दीवारें तोड़ी थी सुरंगें बनवा बनवा करके। तो तू क्या करेगा, किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। किले की मरम्मत, किले की क्या क्या नहीं करवाएगा, किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जहांगीर ने कौन सी शर्त दी कि तू क्या करना, किले की मरम्मत मत करवाना बस। ठीक है, मरम्मत नहीं करवाऊंगा। और दूसरा, और कुछ है स्पेशल? और ये मुख्य मुख्य शर्तें थी किसकी, मुगल मेवाड़ संधि। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब ये संधि मुगल मेवाड़ संधि होती है प्रथम अमर सिंह और क्या नाम है उसका, जहांगीर के बीच में, तो उस समय जो क्या कहता है इतिहासकार होता है सर टॉमस लू, वो क्या कहता है, सर टॉमस लू ये कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह था, सर टॉमस लू, सर टॉमस ये कहता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ का जो राजा था उसको बुद्धि से अपने अधीन किया था, ना कि
बल से। नोट कर लेना कि जो सर थॉमस को क्या किया जाता है कि जो मुगल जो सुल्तान था उसने मेवाड़ के राजा को बुद्धि से अपने अधीन किया, बल से अपने अधीन नहीं किया। इसके बाद कहा जाता है कि जब 1615 के अंदर संधि हो जाती है तो अमर सिंह थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहने लग जाता है, उसको ऐसा हृदयघात लगता है, उसको लगता है कि यार मैं मेरे पिताजी महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष किया था, मेरे महाराणा प्रताप का मैं शेर बेटा हुआ करता था, लेकिन ये कर्ण सिंह के चक्रों में आकर के मैंने क्या कर दिया, मुगलों ने संधि कर ली और अपने जो प्रतिष्ठा थी, मेवाड़ का जो सूरज था गर्व से चमकता था, उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा दिया। ये वाली बात अमर सिंह अपने दिल में लगा करके दिल में दबा के बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि राजपाट का मन हट जाता है और राजपाट को त्याग देता है। अमर सिंह को कह देता है कि तू ही संभाल इसी करती है और मुझे कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि वो नौ चौकी की पाल पर चला जाता है राजसमंद के अंदर। कहाँ चला जाता है अंतिम समय में? नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल पर चला जाता है और अपना अंतिम समय वहीं पर बिताता है और वहीं पर इसकी मृत्यु होती है। और इसकी जो छतरी बनी हुई है, आहड़ में इसकी छतरी बनी हुई है। कहाँ बनी हुई थी छतरी? आहड़ में। आहड़ को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है और पहला शासक अमर सिंह ही है जहाँ जिसकी छतरी आहड़ में बनाई गई थी। उसके बाद में क्या होता है, बाकी के जो महाराणा है उसकी छतरी बनाने स्टार्ट कर देते हैं। अमर सिंह के मरने के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है कर्ण सिंह। कौन बनता है? कर्ण सिंह। इसको मिटा अगली जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? कर्ण सिंह की। 1620 से 1628 तक कर्ण सिंह राजा रहता है। तो दोस्तों कर्ण सिंह जैसा हम कल करेंगे। क्लास समझ में आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब 2 या 3 क्लास के अंदर मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एक नया इतिहास पढ़ेंगे। बहुत डिटेल से हम मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।